अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इख्तलाफात की जद में है। बानी पीटीआई जो बिहाइंड द बार्स हैं, पसे जिंदान 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो स्टेटमेंट वहां से दिया जाता है वो एज इट इज रिपोर्ट नहीं होता। बानी पीटीआई की जो फ्रंट लीडरशिप है फ्रंट रनर्स हैं, या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, या फिर उसको आगे तक पहुंचाने तक उसके कई जाविये, कई शक्लें बन जाती हैं कि वो इतनी कंफ्यूजन होती है कि ऊपर से नीचे तक पूरी पार्टी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। वो बानी पीटीआई का स्टेटमेंट क्या है, लीडरशिप क्या कह रही है, कारकुनान क्या कह रहे हैं, लोकल लीडरशिप क्या कह रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कहा जाए कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। शायद यही वजह है कि आज बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेक किया है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई ने अब यह ऐलान किया है कि वो खुद पार्टी के पैटर्न इन चीफ हैं और आज के बाद वो तमाम बड़े फैसले खुद ही करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज के बाद खान साहब का ओहदा पैटर्न इन चीफ होगा। बानी पीटीआई नहीं बल्कि पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब होंगे। और ये कह कौन रहा है, ये पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। जाहिर है सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल ओहदा चेयरमैन का ओहदा होता है, और चेयरमैन खुद कह रहा है कि जो फैसले हैं वो पैटर्न इन चीफ के होंगे, तमाम फैसले वही करेगा। तो फिर प्रैक्टिकली वो तंजीम कहाँ गई? वो पार्टी चेयरमैन, वो पार्टी सेक्रेटरी जनरल, वो कोर कमेटी, वो पॉलिटिकल कमेटी जिसकी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स का और उन फैसलों का फायदा क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग होता तो पहले भी ऐसे ही था कि वो कोर कमेटीज और पॉलिटिकल कमेटीज फैसले तो करती थी, लेकिन वो फैसले इनइफेक्टिव रहते थे, क्योंकि बानी पीटीआई का एक फैसला या एक स्टेटमेंट तमाम तर फैसलों पर पानी फेर सकता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फ्रंट लीडरशिप जो बानी पीटीआई की मुकर्रर करता है, वो हुकूमत के साथ बैठती है तो कोई कंक्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती, और फिर वो फैसला बानी पीटीआई पे छोड़ दिया जाता है कि उनसे मुलाकात होगी तो फैसला होगा। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब ऑपोजिशन के साथ बैठती है, इन पर्टिकुलर हमने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों में देखा कि कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया जा सका और फैसला अल्टीमेटली बानी पीटीआई पर छोड़ दिया गया कि फैसला वो करेंगे। यानी इससे पहले भी बेइख्तियार लीडरशिप है, तमाम तर फैसले बानी पीटीआई कर रहे थे। तो फिर सवाल यह है कि अब पैटर्न इन चीफ की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल करना पड़ी और यह स्टेटमेंट क्यों जारी करना पड़ा कि आज के बाद वो तमाम तर फैसले बानी पीटीआई या पैटर्न इन चीफ खुद करेंगे? शायद यह भी हो सकता है कि वो कारकुनान को मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वक्त एक ही शख्सियत है, पार्टी सेंटर एक ही है, एपी सेंटर एक ही है, और वो इमरान खान है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होती है। और शायद वो ये समझते हैं कि इस वक्त जितनी डिवाइड पैदा हो गई है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर, उसको कवर करने के लिए कारकुनान को ये बताना, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि पार्टी आज भी इमरान खान की है, पार्टी का हर फैसला इमरान खान करता है। कारकुन जो इस वक्त डीमोरलाइज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो बहुत डीमोटिवेटेड हैं, उनको मोटिवेट करना, उनका मोराल अप करना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं ना कि कितना हंसी फरेबे नज़र खा रहे हैं लोग, 2 कश्तियों में पावे और जा रहे हैं लोग। ये नहीं समझ आ रही कि मुफाहमाना तर्ज सियासत के साथ मामला हल होगा या फिर मज़ाहमत इख्तियार करना पड़ेगी। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ ये कहती है बानी पीटीआई को कोट करके कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बातचीत करे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, एहतजाजी तहरीक होगी तो हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, वो कोई प्रेशर माउंट करेंगे। लेकिन रियलिटी तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कोई प्रेशर माउंट नहीं कर सकी, कोई मैस मोबिलाइजेशन, इफेक्टिव मैस मोबिलाइजेशन जिसका इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई असर हो और जिसका हुकूमत के ऊपर कोई असर हो, वो नहीं हो सका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो अदालत पे नजरें जमाए हुए है। 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस में जो पिटिशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन अभी तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अब एक तरफ अदालत को देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शायद वहां से कोई रिलीफ का रास्ता निकलेगा। एक बयानिया बनाया गया कि ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता ओपन हो गया है, खुल गया है। 5 जून को समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया और अल्टीमेटली बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 2-3 साल तक तो खान साहब ऐसा ख्वाब में भी मत सोचें। एक तरफ अदालतें हैं, अदालतों पे भरोसा, फिर उन्हीं अदालतों पे अदम भरोसा, अदम एतमाद, और दूसरी तरफ एहतजाजी तहरीक। लेकिन एहतजाजी तहरीक चलाने की अहलियत के ऊपर भी सवालात कि क्या आप अहल भी हैं या नहीं हैं। तो इस मखबे से, इस कन्फ्यूजन का शिकार पीटीआई जब तक रहेगी
तब तक कोई भी मामला हल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई की रिहाई तो दूर की बात है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बुखारी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। आज बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि बानी पीटीआई ये कहते हैं कि आज के बाद वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, तमाम तर फैसले वो करेंगे। ये पैटर्न इन चीफ की जो इस्तिलाह आई है और ये फैसला किया गया है एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस फैसले की वजह तस्मिया क्या है? ये फैसला क्यों करना पड़ा बुखारी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखो यार, अभी मैं तो आज खैर मुलाकात के लिए नहीं जा सका और मेरी फिर इसके बाद चेयरमैन गौर से भी मुलाकात अभी तक नहीं हुई, गौर साहब से। सो इनफैक्ट ये तो ओरिजिनल चीज़ें तभी पता चलेंगी, लेकिन एज फार एज मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो लीगल भी और अदरवाइज पॉलिटिकल भी, तो उसके इसीलिए इमरान खान साहब ने ये महसूस किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि उनको जबरदस्ती नाअहल किया गया, जबरदस्ती सजाएं सुना के उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटाया गया और उसके बाद उन्होंने उस सूरत हाल में चेयरमैन गौर साहब को पार्टी चेयरमैन भी बनाया और अब खुद वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर हुए हैं और उन्होंने अपने आप को पैटर्न इन चीफ का ओहदे पे रखा है। सो डेफिनेटली टू सुपरवाइज द पार्टी एंड टू उसके अंदर जो भी कुछ बाज दफा एम्बिग्विटीज आ जाती थी, बाज दफा कोई क्वेश्चंस रेज हो जाते थे कि समटाइम डिसीजंस में जो है वो थोड़ा सा फ्लॉ पैदा हो जाता था, प्रॉपर तरीके से जो कन्वे नहीं हो सकता था लोगों तक चीजें, या जो आप ये कह लें कि क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आता है, खान साहब जेल में है और हम लोग तो बाहर हैं, साहब, बानी चेयरमैन का ये डिसीजन है। असल में एंडोर्समेंट है इस बात की कि कम्युनिकेशन गैप था या बात ठीक तरीके से नहीं पहुंचती थी या डिसीजन मेकिंग दुरुस्त नहीं थी, वो एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को और ये फैसला ले रहा है। नहीं, आपने ये तीन चीजें इकट्ठी कर दी ना, कम्युनिकेशन गैप अलग है और वो सही तरीके से बात बाहर ना आना अलग बात है। तो आपने मिक्स अप कर दिया। मैंने एक ही बात कही है जिसको मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप, और कम्युनिकेशन गैप जो है वो उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि इमरान खान साहब पिछले 2 साल से जेल में और 4 अक्टूबर 2024 से लेके लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन गैप क्या है कि बाकी चीजों से सरफे नजर नहीं किया जा सकता ना अली बुखारी साहब? सिर्फ ये कह के कि कम्युनिकेशन गैप है, इससे भी तो बाकी जो पार्टी के विद इन द पार्टी जो डिवाइड है उससे सरफे नजर तो नहीं किया जा सकता सर। देखिए, अब आपका क्वेश्चन आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी तसल्ली से इसका आंसर भी लेंगे। जी बिल्कुल, इसको अलग किया जाता है और अलग है ये, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन गैप जो है वो एक बिल्कुल फितरी बात है कि आप इमरान खान साहब जेल में और पिछले ऑलमोस्ट पौने 2 साल होने वाले, अब तो अगस्त में हो जाएंगे, जेल में, और उनसे पिछले 4 अक्टूबर 2024 से लेके आज तक किसी पॉलिटिकल बंदे की मुलाकात नहीं हुई। थर्सडे को चेक कर लें जरा इसको, रिपोर्ट को। सो कम्युनिकेशन गैप में भी ये वजह भी है। उसके बाद जो वकला जाते थे, जो हमारी तरह के पॉलिटिकल वर्कर्स, अली बुखारी साहब, कता कलामी के लिए माजरत, जब आप ये कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल बंदे से मुलाकात नहीं हुई, तो जाहिर है बैरिस्टर गौहर पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो पॉलिटिकल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब खुद मौजूद हैं, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, पॉलिटिकल नहीं है। जब आप ये कहते हैं किसी पॉलिटिकल बंदे की मुलाकात नहीं हुई, तो व्हाट डज इट मीन? जो आपके लोग इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये ए पॉलिटिकल लोग हैं? इसका बिल्कुल वही मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए थे और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, तो एक हफ्ते में 2-2 दफा जाया करते थे वो वहां पर इंग्लैंड में, फोन नहीं, डायरेक्टली जाके वहां से मशवरा लेके पूछ के आया करते थे। इसको तो मैं उसी से मुताबिक दूंगा ना। तो ऐसे ही जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी पोजीशन में नहीं है कि वो आसिफ जरदारी से पूछे बगैर कुछ कर सके, ना ही उनका कोई पोलिटिकल वर्कर इस पोजीशन में है, ना ही उनके चेयरमैन और जो उनके जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स हैं वो इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी के वो आला क़यादत से पूछे बगैर कोई डिसीजन कर सके। सिमिलरली हमारी पोजीशन भी यही है कि हम पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस करते हैं, हम कोर कमेटी में डिस्कस करते हैं, हम उसके 72 मेंबर हैं। पार्टी में भी डिक्टेटरशिप है, आपकी पार्टी में भी ऑटोक्रेसी है, आपकी पार्टी में भी मलूकियत है। अगर आपने सुनना नहीं है तो फिर मुझे बुलाने का मकसद नहीं है ना भाई। आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने सुन लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी तसल्ली से जवाब भी ले लेंगे। अली बुखारी साहब, अब जाहिर है ये सर बात ये है कि आप, इट्स अ कन्वर्सेशन ना, आप एक तरफा गुफ्तगू तो नहीं कर रहे सर, या पीस ऑफ प्लास्टिक तो आपके सामने नहीं है कैमरे का कि आप गुफ्तगू के दौरान आप बोल पड़ेंगे तो फिर तो मुझे सवाल लेने की जरूरत नहीं ना आपसे। अगर आपने क्वेश्चन किया उसको मैं ना एड्रेस करूं या आप करें, अब मैं आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा ना भैया। अली बुखारी साहब, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मलीर में, कराची मलीर में जलजिला आया है और वहां पर एक जेल से 200 से जायद कैदी जो है वो फरार हो गए। अब क्या पीटीआई भी किसी जलजिले का इंतजार कर रही है कि अडियाला के करीब को जलजिला आएगा तो वहां से भी कोई खान साहब की जेल का फाटक टूटेगा? आपके पास तो कोई ऑप्शन इसके अलावा नजर कोई नहीं आता है, लीगल टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई ऑप्शन पॉलिटिकल टीम के पास नजर नहीं आ रहा, कोई सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, तो क्या आप भी किसी जलजिले का इंतजार कर रहे हैं? नहीं यार, हम तो किसी जलजिले का इंतजार नहीं कर रहे। हम तो जलजिले का शिकार हैं बड़े अरसे से और फिर भी खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हमें तो इंतजार है खुदा की लाठी का
कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा, समझो क्या, जब खुदा की लाठी चलती है तो वो फिर बड़ी बेआवाज़ होती है और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बात ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। हमें ना हमारी लीगल फैकल्टी या लीगल टीम हमारी किसी जगह भी कमज़ोर है। बड़ी बड़ी नाम वाली लीगल टीमें मौजूद थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गया। बड़ी बड़ी नामवर लीगल टीमें मौजूद थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बड़ी बड़ी नामवर लीगल टीमें मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन भी हुई, नवाज शरीफ साहब के एग्रीमेंट भी हुए, नवाज शरीफ साहब बाहर भी गए, वापस भी आए और चीज़ें उन्होंने दोबारा की। तो आज तक हमने इमरान खान साहब को 200 केसों में से 198 केसेस के अंदर या बेल पे रखा हुआ या बरी हुए हैं, 26 अमेंडमेंट के बावजूद। सो बात ऐसे है कि ये कॉम्पिटेंसी की बात है, ये लॉयलिटी की बात है, ये खान साहब के साथ मोहब्बत की बात है भाई। और इससे हट के ये कि जब मुश्किल टाइम आया तो बहुत से वकला खड़े हुए, बहुत से लोगों ने मेरे पे डंडे मारे कहीं, जो आज भी खड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और उसके दरमियान में ना एक टर्म नहीं है सर, वो है अल्लाह क्रेसी। तो जो करना है अल्लाह नहीं करना, जाहिर अल्लाह ही कर रहा है जो कर रहा है। नहीं, इसके अलावा हिपोक्रेसी भी एक चीज है, ठीक है, जानते हुए बूझते हुए अच्छे से हट के दूसरी तरफ चला जाना, वो भी एक हिपोक्रेसी भी एक चीज है। और बात यह है कि हम तो कहते हैं भाई 5 तारीख आई हुई है, हमारी पिटीशन तो लगा दो यार, पिटीशन लगा दो। सुनना तो दूर की बात है, पहले बैठ के सुनो। मुझे उम्मीद है कि कोई भी बेंच में से लोग बीमार नहीं होंगे, आज पे नहीं जाएंगे, लास्ट सेकंड अभी तक लिस्ट नहीं निकली ना, जब निकलेगी तो पता चलेगा। सो आई एम होपफुल कि कोई बीमार नहीं होगा, कोई आज पे नहीं जाएगा, कोई छुट्टी पे नहीं होगा, कोई ईद मनाने नहीं जाएगा, और इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। कम से कम बेल तो सुन लें यार, वो बीबी की बेल तो सुन लेना, जिसके नॉन प्रिपेटरी क्लॉज में 7 साल पनिशमेंट है, 10 साल से कम है, 1.25 साल से ज्यादा जेल में गुजरते हुए हो गया एज अ लेडी, 50 ईयर्स प्लस लेडी का, वो तो सुन लो। जो बाकी पाकिस्तान को रिलीफ देते हो वो तो दे दो ना, उसके बाद देखेंगे। अब मेरे पे तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप पे तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये तो जिन्होंने इंसाफ देना है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जिनके ऊपर अल्लाह कहता है कि एक खजूर का फैसला भी गलत करोगे तो हिसाब एक खजूर का भी देना पड़ेगा। इतने लोगों की, बेगुनाह लोगों की इम्प्रिजमेंट और उनके सवालों के जवाब कौन देगा, वो भी तो उन्होंने देने हैं। ठीक है, लास्टली अली बुखारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा, देखा होगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो रिहाई वाली बातें हैं या ये मामला है, ये अपने गले पड़ेगा पीटीआई के। खान साहब तो 2-3 साल पहले, कम से कम 2-3 साल तक तो अंदर ही नजर आ रहे हैं, उनकी जेल का फाटक टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए जी, राणा साहब की बात को मैं इसी तरह लूंगा कि उनको तो सबसे पहले तो कल समड़ियाल के इलेक्शन के बाद जो पीपल्स पार्टी ने और चंद ने और राजा परवेज ने अशरफ ने स्पीच की है, पहले उसको तो जवाब देते ना। वो हम तो कहते ही थे, अब तो उनके तादी भी उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। बात यह है कि इनको तो पता है जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे उस दिन ये सारे जेल में होंगे, क्योंकि इन सबके पास तो फॉर्म 47 है। तो ये तो खाली फॉर्म 47 की पादाश में लोगों की मानतों में ख्यानत करना भी अंदर जाते हैं, और उनको ना अल्लाह माफ करता है, ना लोग माफ करते हैं, और ना आपका कानून माफ करता है। इतनी बड़ी ख्यानत हुई है। अब जिस दिन थंब इंप्रेशंस वेरीफाई होंगे, जिस दिन शनाख्ती कार्ड के साथ आपके जो आपके असिस्टेंट प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफिसर थे उनके आईडी कार्ड के साथ आपके सिग्नेचर्स टैली होंगे, जिस दिन मशीन यूज की जाएगी उस दिन ये सारे के सारा चीज़ें यहाँ हो जाएगी। हम इस्लामाबाद जीत के बैठे हुए 50,000 वोट से, ठीक है। और आज तक जो है, जब भी हम बात करते हैं कि जी फॉर्म 45 लेकर आओ, साल गुजर गया, फॉर्म 45 जिनको जिताया गया, सो कॉल्ड जो झूठे अलग कुरान उठा के बैठे हुए, उनके पास नहीं है, किसी भी जगह पेश ही नहीं कर सके आज तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर एक इम्पार्शल किस्म का एनालिसिस लेंगे कि 5 जून को केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बानी पीटीआई रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो पैटर्न इन चीफ की इस तरह इस्तेमाल की गई है, इसकी बुनियादी तौर पे क्या वजूहात, इसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं, ये एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद निज़ामी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये 5 जून को पटिशन लगनी थी, बड़ी होपफुल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 जून को पटिशन लगेगी, और जैसा कि मुकर्रर हुई और कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई बैरिस्टर गौहर की, लेकिन ये लगती हुई नजर आ रही है। जाहिर है रिहाई तो बाद की बात है, पहले पटिशन लगना इंपॉर्टेंट है। पटिशन लग रही है सर 5 को? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इन अदालती मामलात की टाइमलाइन को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अदालती मामलात के जरिए रिलीफ हासिल करने का जो एक आइडिया इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है, उसके अंदर बहुत से अगर मगर मौजूद हैं, और इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस पटिशन के मामले पे या इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो रिलीफ का फर्स्ट स्टेप जो है वो सामने आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर इदारे उतने मजबूत नहीं हैं,
और एक दूसरे की इख्तियार में या दायरा कार में मुदाखलत के वाकयात भी सामने आते रहते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखें तो पता ये चलता है कि क्या पॉलिटिकल साइड पर या सियासी मैदान के अंदर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसमें रियासती इदारे, हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ चलने को तैयार है या उन्हें रिलीफ देने को तैयार है। तो फिलहाल उस हवाले से हमारे सामने बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स हैं। कोई ऐसी वाज़ेह चीज मौजूद नहीं है कि जिससे हम ये कहें। मियां नवाज शरीफ के केस में हमारे सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उनका बायोमेट्रिक करवा लिया गया एयरपोर्ट के ऊपर ही। फिर जिस तरह से उनकी चीजें आगे बढ़ी पॉलिटिकल साइड पे, ठीक, यानी आपके जवाब से मैं ये समझ पाया हूं कि अदालत के अंदर पिटिशन लगना इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जिस अंडरस्टैंडिंग की आप बात कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बैठना और किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़ाहिर आप रेफर कर रहे हैं जो पिछले दिनों बाज़ सुनाई दी कि बात हो रही है, बैकडोर हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी, डील ढील, ये यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दे आर इन अ वे मच कंफर्टेबल पोजीशन की जरूरत ही कोई नहीं है किसी अंडरस्टैंडिंग की उनको। देखिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कौन सा दबाव है कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये फैसला करे, या तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसी कौन सी पुरकशिश ऑफर मौजूद है रियासती इदारों के लिए या हुकूमत के लिए कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत एक दफा ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ अब हमें रिलीफ की साइड पे जाना है। तो मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं जिनको देखने की जरूरत होती है। ये महज अदालती मामलात नहीं है। जिस तरह यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान में कई ऐसे मुकदमात हैं जिनमें रिलीफ मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप साल से ज्यादा, 1.5 साल 2 साल कैद काट चुके हैं, तो कई ऐसे हमारे पास चीजें मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को या मुजरिम को रिलीफ मिल जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। लेकिन चूंकि ये सारे वो केसेस हैं कि जिनके अंदर पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो इसलिए अगर कोई शख्स इनको सिर्फ अदालती ऐनक से देखता है तो मैं उससे इख्तलाफ रखता हूं। अगर पॉलिटिकल साइड पे चीजें बेहतर होंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी तरफ भी जाएगा। ठीक, तो और वो तभी बेहतर हो सकती है जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे खड़े हों। वो पावर टॉक्स टू पावर वाला कुलिया है। लेकिन यहाँ तो पीटीआई खुद मखमसे का शिकार है ना। आज खान साहब ने कहा है कि मैं पैटर्न इन चीफ हूं और मैं फैसले खुद करूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि पहले फैसले कौन कर रहा था। पहले भी फैसले खान साहब लेते थे और उन्हीं फैसलों का इंतजार किया जाता था। अब ये फैसला हुआ है, तो क्या पीटीआई अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बन गई है पीटीआई के हाँ कोई वाज़ेह हिकमत अमली लाहे अमल के भाई ये मुफाहमाना तर्ज सियासत से रास्ता निकलेगा या फिर मुजाहमाना रविश इख्तियार करना पड़ेगी? मेरे ख्याल में इमरान खान को ऑपोजिशन के अंदर कंफ्यूजन ही सबसे ज्यादा सूट करती है। लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में उन्हें इस कंफ्यूजन का फायदा भी हुआ है, लेकिन अब 2-4 महीने से उन्हें इसका नुकसान होने जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप अपनी पार्टी को एक वाज़ेह स्ट्रेटजी नहीं देंगे, अगर आप दोनों चीजों को, मुज़ाहमत को और मुफाहमत को साइड बाय साइड चलाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक टाइमलाइन होती है, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो पार्टी के अंदर हमें वो स्ट्रेटेजी, वो तंजीमी यकसुई नजर नहीं आती। भांत भांत की बोलियां हमें सुनने को मिलती हैं। जो इख्तलाफात हैं वो दूर नहीं हो सके हैं। ब्लेम गेम का सिलसिला अभी भी जारी है। तो अगर पार्टी के अंदर एक इत्तेहाद नहीं होगा तो आप उस किसी भी लाइन को टो नहीं कर सकते जो आपको रिलीफ की तरफ लेके जाएगी। और अब जब इमरान खान खुद डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, अगरचे इससे पहले भी उन्हीं के अहकामात के ऊपर ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्रंट फुट पे आने का फैसला किया है और जिस तरह से तनकीद की जा रही थी कि पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और सोचता है और कारकुन कुछ और सोचते हैं, तो उस गैप को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है। लेकिन फिर वही मामला है कि एक तरफ तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात भी की पाकिस्तान भारत जंगी कशीदगी के बाद, और अब वो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं। तो उससे वो अपने कारकुन को तो एक्टिवेट रख सकते हैं, उसको मुतहर्रिक रख सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी काबिल अमल स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सके। तो अगर ऐसे ही चलाना है तो फिर ये एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, धुआंधार बयानात, चंद एक मुजाहिरे, ये इन चीजों तक ही महदूद रहेगा। इमरान खान यानी आप ये कह रहे हैं कि असल में जाहिर है मैस मोबिलाइजेशन
मैस मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सड़कों पे आने के लिए, और वो कारकुनान ही निकलेंगे तो कोई मैस, कोई मोमेंटम बनेगा, लेकिन वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि वो मोराल जो बहुत डाउन है उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जो डीमोरलाइज है कारकुन, उसको ये बताया गया है, ये सिर्फ मैसेजिंग है कि खान साहब ही फैसले कर रहे हैं, पैटर्न इन चीफ वो हैं कि वो लोग जो फेडअप हुए हैं इस वक्त लीडरशिप से, जो इस वक्त पीटीआई की बाहर है, जेलों में नहीं है, तो खान साहब ये बताना चाह रहे हैं, पोज कर रहे हैं कि मैं हूं और मैं ही फैसले कर रहा हूं। तो इससे लगता है आपको एतमाद बहाल हो जाएगा? देखिए, कारकुन का एतमाद तो बहाल हो सकता है, उसके चांसेस मौजूद हैं। मामला फिर वही है कि कारकुन की जो मैस मोबिलाइजेशन है उसको किस तरह से बामकसद या काबिल अमल मुज़ाकरात में ट्रांसलेट किया जाएगा, ये हमें एक नाकामी तहरीक इंसाफ के एंड पे नजर आती है। 26 नवंबर का मसला हो, उससे पहले के धरने का मसला हो, जुलूसों का मामला हो, आप उस एक बड़े एहतजाज को कैसे एक बेहतर हिकमत अमली के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आएंगे और उसको उसका वहां पर फायदा कैसे उठाएंगे, यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अभी भी मुझे नाकाम नजर आ रही है। अगर कोई साहब ये बात आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में भी दुरुस्त दिखाई देती है ना कि मरियम बीबी ने जब ये नारा लगाया था कि मजामत होगी तो मफामत होगी, तो अल्टीमेटली हमने देखा कि मजामत हुई और फिर मफामत हो गई। यहां पे ये समझ नहीं आ रही ना कि मजामत होगी तो फिर क्या होगा, फिर मजामत ही होगी या बैठना भी है, बैठने को तैयारी नहीं है, मजामत हो रही है तो फिर मजामत ही हो रही है। फिर आप ये कहते हैं बीच में कहीं ना कहीं हम बैठने को भी एस्टैब्लिशमेंट से बात भी करेंगे, लेकिन कोई क्लैरिटी कोई नहीं है कि आपने करना क्या है। जी बिल्कुल, और इस वक्त तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मामला यही है, और हुकूमत को भी ऐसी अपोजिशन सूट करती है, और हुकूमत के लिए तो एक ब्लेसिंग है। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह से लोग जीत कर आए और तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, तो उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर की यह जिम्मेदारी थी कि वो उस सारी चीज को, उस मैंडेट को बामकसद मुज़ाकरात के जरिए टेबल पर ट्रांसलेट करे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और अभी भी तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे हम ये उम्मीद कर सके कि हाँ, अब एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी एक नई बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आएगी। तो मुझे ये मामला इसी तरह ही चलते दिखाई दे रहे हैं कि जिसके अंदर आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज देखेंगे, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज देखेंगे, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर इनको कुछ हासिल होता नजर आएगा, मुझे मुश्किल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निजामी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ। जाहिर है कि अगर इसी तरीके से कंफ्यूज्ड नैरेटिव होगा तो फिर कारकुन भी कंफ्यूज रहेगा, लीडरशिप भी कंफ्यूज रहेगी। ये कंफ्यूजन ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। आप कुछ देर के लिए तो कैपिटलाइज कर लेते हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम अपनी हद तक, अपने तंजीमी ढांचे की हद तक, फिर कारकुन की हद तक। अगर सभी कंफ्यूज रहेंगे तो फिर उसी फस और क्योस के अंदर पीटीआई रहेगी जिसमें अभी है, और यही मुकद्दर होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मलीर में ज़लज़ला आया, कैदी फरार हो गए। ये कैदी कितने हाई प्रोफाइल थे, इनके छूट जाने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस क्या कह रहे हैं, आईजी क्या कह रहे हैं, अब क्या स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये हुआ क्या असल में। ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, ये कुछ तकनीकी खराबी है, फनी, लेकिन इसके जाहिर है इम्प्लीकेशंस भी तो हैं। वो क्या है, इस पर बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। शहर कायद कराची में गुज़श्ता रोज आने वाले जलजले ने जहां शहरी जिंदगी को लर्जा के रख दिया, शदीद मुतासिर किया, खौफ व हिरास था, वहीं पर मलीर जेल में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। हिफाजती इकदामात के तहत कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया। इसी दौरान देखा गया कि कैदी आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, शदीद हंगामा आराई होती है, हत्ता कि जेल की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से असलहा छीना जाता है और वहां से कुछ कैदी मौका देखकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। और अंदाजे के मुताबिक लगभग 200 से ज़ायद ऐसे कैदी हैं जो मलीर जेल से फरार हुए हैं। ये ज़ाहिर है गैर मामूली सूरत हाल है जो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है कि सिक्योरिटी इतनी नागुफ्ता बे थी, इतने ज़्यादा लैप्सेस थे कि एक ऐसी जेल जहाँ पे 6000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, और कैदी कैसे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल भी हैं। 197 भारतीय हैं, 50 अफगान हैं। तादाद जो टोटल कैदियों की है उसके अंदर ये लोग भी मौजूद हैं जो वहाँ पर अपनी सजाएं काट रहे हैं, और हाई प्रोफाइल भी हैं। उनमें से ऐसी जगह पे जब बैरकों से निकाला जाता है 200 से ज़ायद कैदी फरार हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और पूरी की पूरी इंतज़ामिया बेयारो मददगार है। और इतना मतलब आप यूँ कह लीजिए कि अपनी खुद ही किसी मोर्जे के रहमो करम पे है कि कोई मोर्जा हो जाए तो शायद ये कैदी वापस आ जाएंगे। खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस क्या कह रहे हैं, मुराद अली शाह साहब इस वाक़े के बाद क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है।
अब चीफ मिनिस्टर सिंध इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गलत फैसला था। ये फैसला जाहिर है कुछ चीज़ों को देखते हुए अमल में लाया जाना चाहिए था, और जो लोग जिम्मेदारान होंगे उनको करार वाकई सजा भी दी जाएगी। इसी असना में खबर यही है कि जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। अब एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि गलत फैसला था, सिक्योरिटी लैप्स था, कसूरवारान को कटहरे में लाया जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। अब उसी दौरान आईजी जेल और आईजी सिंध जो है वो किस तरीके से इस सारे मामले को डिफेंड कर रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखा। इस वक्त जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे और क्राइम की बीट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, इस सारे वाक़े को बड़ी करीब से देखा भी है, डिटेल्स उनके पास है। मिराज अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मिराज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मिराज साहब, ये जो मलीर जेल, ये जेल ब्रेक भी नहीं है, ये तो जल्जला आ गया और फिर उसमें जिस तरीके से हिफाजती इकदाम लिए गए कि लोगों को बैरकों से कैदियों को निकाला गया और फिर वो एक जेल ब्रेक हो गया, ये असल में हुआ क्या है? वैसे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये मान लिया कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये इतनी सादा सी बात है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, यहाँ जो सूरत है, कराची की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या हुआ है कि इस तरह से एक जेल में जो कि बाकायदा जिसके ऊपर सिक्योरिटी भी हो और एफसी भी लगी हुई हो, अपनी नफरी भी यहाँ पर लगी हो, रेंजर्स भी लगी हो, वहाँ पर ऐसा वाक़या हो जाए। अच्छा, देखिए, बात तो इत्तेफाक से ही शुरू हुई, और इत्तेफाक वो कुदरती आफत थी जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से कायदाबाद और मलीर के इलाकों में हम ये सुन रहे थे कि जी हल्की नौयत के जल्जले के झटके आ रहे हैं। तो उसमें सूरत हाल ये बनी है कि एक्चुअल हुआ है वहाँ पर यह है कि 235 अफराद टोटल इस पूरी जो लांडी जेल है, जिसको बच्चा जेल भी कहा जाता है शाम में, इसकी सिक्योरिटी के लिए टोटल 235 अफराद जेल पुलिस के डिप्यूट हैं। ठीक है, 6022 कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। 6000 लोगों पर 235 अफराद हैं। और मज़ेदार बात यह है कि 235 अफराद जो है वो भी 3 शिफ्टों में काम करते हैं, यानी कि एक शिफ्ट में मेरे ख्याल में 50 से 60 की नफरी जो है वो ड्यूटी देती है। तो रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और रात में तो जो हमारे ज़रा बताते तकरीबन 40 के करीब नफरी यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद जब हल्के जलजले के झटके आए तो उसमें एक तो सबसे पहले ये चीज़ तो बाहर आई थी कि जी जलजले से दीवारें टूट गई। तो अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये था कि जो बैरिक्स बनी हुई थी जहाँ पर मुलजिमान को रखा जाता था, जो जिनके केसेस चल रहे हैं, ट्रायल पर हैं, तो उनकी जो बैरिक्स के प्लास्टर्स थे, जब वो उखड़ कर गिरना शुरू हुए तो उनमें एक खौफ का जो है माहौल पैदा हुआ। खौफ इस बात का था कि अगर ये बैरिक गिर गई तो वो उसमें दब के मर जाएंगे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया पहले फेज़ में। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस थी, जो जेल की पुलिस थी, उसने भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखा। लेकिन इसी दौरान में सर्कल 5 और सर्कल 4 ख़ास तौर पर ये जो एरिया है, यहाँ के जो कैदी थे उनका शोर मचाने का अंदाज बहुत ज़्यादा जज्बाती था, और उन्होंने सबसे पहले जो है कुंडी जो अपने उसके लॉकअप की थी उसको तोड़ दिया। अच्छा, मिराज अख्तर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, हमने देखा कि एक माँ अपने बेटे को वापस ले आई है और हवाला पुलिस किया कि ये भाई ये मतलब अभी ये फर्ज शनासी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ये इनसाइडर भी उसका ये है कि वो देख रही थी कि ये बाहर होगा तो ज़्यादा बड़ा थ्रेट इसके अपने लिए हो जाएगा, तो वो ले आई हैं। लेकिन बाकी लोगों को पकड़ने का कोई तरीका, आप कह रहे हैं डेटा वेटा सब कुछ है, लेकिन वो जिनकी गिरफ्त में थे, वो गिरफ्त में होने के बावजूद गिरफ्त इतनी कमज़ोर पड़ी कि लोग भागने में कामयाब हो गए, इनको पकड़ने के लिए मौसर हिकमत अमली कोई है? क्योंकि आईजी को अपने खुद वज़ीर आला को ये कहते हुए सुना कि अपनी मदद आपके तहत आ जाए, अदरवाइज बहुत बुरा होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बात बताऊं कि देखें, एक खातून जो थी, हसनैन नाम का एक मुलजिम था, जो बिल्कुल यहाँ पर सज़ा अपनी काट रहा था, मतलब अंडर ट्रायल था। तो उसकी वालदा उसको लेकर पहुंची, क्योंकि वो जेल से फरार होने के फ़ौरन बाद अपने घर पहुंचा था। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, बाद में गिरफ्तार हो गए, तुम किसी और मसले का शिकार हो गए, तो समझा बजा के उसको वापस लें। और रात को ही वापस ले आए। रात को उसने हसनैन नाम के अपने बेटे को इनके हवाले किया, बाकायदा इसकी एंट्री करवाई कि ये गलती इसलिए हो गई थी बच्चे से, और मैं इसको समझा बुझा के ले आया, आप इसको वापस ले लें। लेकिन बाकी के जो लोग निकले हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो नशे के आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, जो कि तो बहाने के मुंतज़िर थे कि इनको कोई आसरा मिले, कोई ऐसा मामला हो कि वो जेल से भागे, तो वो बिल्कुल मौका मिलते ही वहां से भागे। मिराज अख्तर साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं कि बहुत सारे मनशियात के आदी अफराद हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, यानी जल्जला तो चला गया, लेकिन जल्जले के जो आफ्टर शॉक्स है अब इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की सूरत में, ये शहर कायद के लोगों को
यहाँ के रहने वालों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और जाहिर है यही आफ्टर शॉक्स हैं इस ज़लज़ले के जो बड़े गहरे असरात छोड़ सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान के सफारती महाज पर कामयाबी का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान सफारती महाज पर कामयाबी हासिल करता चला जा रहा है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक वफ्द जो इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में उजागर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से ये बावर कराने में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और पाकिस्तान ये समझता है कि खित्ते का अमन जो है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अमन के मुतरादिफ है। और ये डायलॉग के अंदर मुज़मिर है, ये गोली से नहीं है, ये टैंकों से नहीं, तोपों से नहीं, मिसाइलों से नहीं, बल्कि डायलॉग से कायम हो सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत इश्ताल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है, लेकिन इस इश्ताल अंगेज़ी का डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत को भारी खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये हालिया चंद सालों के अंदर पहली बार होगा कि जब G7 सरबराही इजलास के अंदर नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा या वो मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि कनाडा में होने वाले G7 इजलास की शिरकत की दावत अभी तक नरेंद्र मोदी को मौसूल नहीं हुई है। और ये अपनी नौयत का ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के बाद एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होगा, जिससे ये पता चल रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत की पोजीशन कितनी कमज़ोर हुई है और पाकिस्तान कैसे अचीव कर रहा है। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान यूं ही डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी, वॉर फ्रंट के ऊपर जहाँ जहाँ ज़ाहिर है हमें अपने राइवल के साथ जो है आमना सामना हो, वहाँ पे हम ना सिर्फ सिक्योर करें, बेहतर करें, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएं कि हम अमन के ख़्वाह हैं और हम बहुत बेहतर पोजीशन में। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।